चलिए, हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है अच्छे से गर्मी में? ठीक है, अभी से पढ़ाई चालू करेंगे तो आगे हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके स्कूल खुलने तक, जून में स्कूल खुल जाता है, जून में स्कूल खुलने तक आपके बायोलॉजी का आधा सिलेबस मेरे द्वारा करा दिया जाया रहेगा। ठीक है, तो जब अभी से पढ़ लिए रहेंगे तो स्कूल में जब पढ़ाइएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता रहेगी। ठीक है, तो जब आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो लगेगा अरे ये तो मेरे को पता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। आप स्वयं अपने क्लासमेट्स को ऐसा बताने लगेंगे कि अरे यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी गर्मी में थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और यही आपकी तैयारी आपको एक अच्छा बूस्ट देगी आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है जी, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे थे। ठीक है जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे थे। हमने सारा कुछ देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फीमेल में ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां होती है जो क्या करती है, रिप्रोडक्शन को कॉज करती है। ठीक है, मेल में तो हमने देख लिया था, सेमाइनल वेसिकल्स, कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, ये सारी चीजें। अब फीमेल की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है जी, फीमेल की जो ग्लैंड्स होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हो सकती है। यहाँ पे तीन प्रकार की ग्लैंड्स फीमेल में पाई जाती है। ठीक है जी, एक होता है एक होता है हमारा बर्थुलिन ग्लैंड। ठीक है जी, एक होता है क्या? बर्थुलिन ग्लैंड। एक होता है पेरिनियल ग्लैंड। एक होता है पेरिनियल ग्लैंड। ठीक है, और एक होता है हमारा रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड, ये तीन प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है जी, और ये तीनों ग्रंथियां पेयर में पाई जाती हैं। पेयर मतलब जोड़ी में पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां पेयर में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे तीनों ग्रंथियां जो होती है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर में पाई जाती है। ठीक है जी, पेयर में पाई जाती है। ठीक, तो देखिए बर्थुलिन जो ग्रंथियां होती है, बर्थुलिन ग्रंथि का क्या काम होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या करती है? चिपचिपा और फिसलन युक्त द्रव्य स्रावित करती है जी। चिपचिपा द्रव्य और फिसलन युक्त द्रव्य स्रावित करती है, जिसके द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है पेरिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड। ठीक है, ये भी जोड़ी में पाई जाती है। ठीक है, पेरिनियल ग्लैंड क्या काम करती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या करती है? एक स्पेसिफिक स्मेल, ठीक है जी, स्पेसिफिक स्मेल, एक विशिष्ट गंध का श्रवण करती है। ठीक है, जो उत्तेजना को प्रेरित करता है। रेक्टल ग्लैंड भी क्या हो जाता है? रेक्टम के आसपास या वेजाइना के आसपास यह पाया जाता है और दो की जोड़ी में होते हैं, और यह पीले रंग की ग्रंथियां होती है। पीले रंग की ग्रंथियां होती है, याद रखिए। ठीक है, और यह भी क्या करता है? एक्साइटेटरी एक्साइटेटरी स्मेल। ठीक है जी, विशिष्ट उत्तेजक गंध को स्रावित करता है। ठीक है जी, विशिष्ट उत्तेजक गंध को यह स्रावित करता है। यह तीन प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, फिर से देख लेते हैं। ग्लैंड्स फीमेल में बर्थुलिन ग्रंथियां, पेरिनियल ग्रंथियां और रेक्टल ग्रंथियां, सभी तीनों की तीनों जोड़ी में पाई जाती है। लेकिन याद रखेंगे रेक्टल जो ग्रंथियां होती है वो पीले रंग की होती है। ठीक है जी, और ये विशिष्ट उत्तेजक गंध प्रदान करती है। ठीक है, पेरिनियल ग्रंथियां भी क्या करती है? एक स्पेसिफिक स्मेल का स्रावन करती है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय। ठीक है, और बर्थुलिन ग्रंथियां क्या करती है? चिपचिपा द्रव्य या फिसलन युक्त द्रव्य का स्रावन करता है, जिसके द्वारा सेक्सुअल इंटरकॉर्स क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फीमेल की ग्रंथियां। ठीक है जी, ये क्या हो गया? फीमेल की ग्रंथियां। ये मैं इसको खोज रहा हूँ, ये इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए छोटा सा सेटअप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन करते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आप लोग का वो रहेगा तो ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया फीमेल की ग्लैंड्स के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सभी ग्लैंड्स का या इन सभी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनका हार्मोनल कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इनको नियंत्रित रखना भी जरूरी है ना। यदि एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा स्रावित हो जाएगा, रिलैक्सिन ज्यादा स्रावित हो जाएगा, तो इसको कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनका नियंत्रण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से हार्मोन्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हार्मोन आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी, तीसरा होता है ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन।
ठीक है जी, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और एक हार्मोन होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और एक हार्मोन कौन सा होता है जी, कौन सा होता है, एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम। नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम तो नहीं होता, क्या होता है? हाँ, एक होता है तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन, ठीक है जी, ये ठीक। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और कॉर्पस ल्यूटियम, इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है क्या हार्मोन रिलीज करने के लिए, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, ठीक है जी, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। और कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। ये बात आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक है जी। कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है, फीमेल के जो अंडाणु होता है यहाँ पे इस तरीके से, इसके अंदर जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है तब जो घाव बन जाता है, ठीक है जी, जो घाव बन जाता है उसको जो क्या बोलते हैं, कॉर्पस हिमोरेजिकम कहते हैं। लेकिन जब वो सूख जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, इसी को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है जी। तो यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहला हार्मोन में आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं को, ठीक है जी, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है जी। फॉलिकल्स को निर्माण को प्रेरित करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। फिर ग्रेफियन फॉलिकल बना लेगा। ग्रेफियन फॉलिकल में अंडाणु के निर्माण को यह प्रेरित करता है जी, अंडाणु के निर्माण को यह प्रेरित करता है, ठीक है जी। और यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को, जो भी ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, उनको ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है जी, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बात आपको याद रखनी, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमने देखा, कॉर्पस ल्यूटियम को रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। इसके अलावा यह ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है, यह ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, ठीक है जी, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ठीक है। इसकी सहायता से ही जो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो मैच्योर ओवम बना हुआ रहता है, या मैच्योर ओवम या एग बना हुआ रहता है, इसको बाहर निकालना रहता है, ठीक है जी, बाहर निकालना रहता है। तो यह ओव्यूलेशन इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ही होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर आता है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है जी, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रेरित करता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रेरित करता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है जी। फिर क्या आ जाता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यहाँ से देख लेंगे डायरेक्ट, ठीक। देखिए, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है, ठीक है जी, रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। तो यह जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है जी, ये क्या करता है, जब जाइगोट जो है, एम्ब्रियो जो है पूर्ण विकसित एडल्ट बेबी बन चुका है, अब बेबी को बाहर निकालना है फीमेल की बॉडी से, तो बेबी का साइज तो बड़ा होता है, उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकालना रहता है। उस समय यह क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों को, यूटेरस की पेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है, और रिलैक्स करने की वजह से बेबी जो होता है वो स्मूथली बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, रिलैक्सिन पूछा जाएगा, रिलैक्सिन कहाँ से स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। फिर हम आ जाते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर, ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर, ठीक। हमने क्या देखा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर से देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करता है कॉर्पस ल्यूटियम को क्या स्रावित करने के लिए, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए, ठीक है। हमने बाकी सबका काम देख लिया है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन का काम हमको देखना है। अब देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ओव्यूलेशन किया ना, यहाँ से देखिए, ये ओवम को बाहर निकालना है तो ओव्यूलेशन किया, ठीक है। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गैस्ट्रोलेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब जब बेबी का इम्प्लांटेशन फीमेल के यूटेरस में हो गया है, तब हमको किसी भी प्रकार के ओवम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के अंडाणु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इस ओवम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ओवम बनाने को कौन रोकता है, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोकता है, ठीक है जी, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोकता है। इसका क्या मतलब है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस समय इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो हो जाएगा वो अत्यधिक रहेगा, ताकि फिर से ओव्यूलेशन ना हो सके और दोबारा निषेचन ना हो सके, समझ में आ गया। जब ओव्यूलेशन करना रहेगा, जब अंडाणु मुक्त होने रहेंगे, मतलब निषेचन के पहले की अवस्था, तो उस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल उच्च रहेगा, हाई रहेगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, ओव्यूलेशन का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 1 से 14 दिन के मध्य 14वें दिन में ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, तो 14वें दिन तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, समझ में आ गया। तो ये हार्मोन्स थे, ये हार्मोन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे, ठीक है जी। अब इनका नियंत्रण कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इनका नियंत्रण कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, अब इसका नियंत्रण देखते हैं। कंट्रोल ऑफ सेक्स, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है, सबसे पहला जो मेन खिलाड़ी कौन है, मेन खिलाड़ी है हमारा ब्रेन, ठीक है जी। और ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है जी, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वही सबसे मेन खिलाड़ी है। यही एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है कि हाँ भाई अब समय आ गया है, ठीक है जी। फीमेल का एज हो चुका है, 12 से 16 वर्ष हो चुका है। अब इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने की आवश्यकता है ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न हो सके, समझ में आ गया ये। तो इंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश देता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है जी। अब ये दोनों कौन से हार्मोन है, ये गोनेड्स के हार्मोन है। गोनेड्स मतलब जनन, जनद, ठीक है जी। गोनेड्स, गोनेड्स मतलब जनन के हार्मोन, इसके स्त्रवण होने से ही फीमेल और मेल दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा जी, किस पे एक्ट करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा। ओवरी मतलब अंडाणु, ठीक है जी, अंडाणु पे एक्ट करता है, ठीक। अंडाशय पे इफेक्ट करता है और अंडाशय के द्वारा कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है और रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, ठीक है। तो इन सबको नियंत्रण कौन करता है जी, ये ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है जी। ओवरी के द्वारा क्या किया जाता है जी, रिलीज किया जाता है, ठीक। ठीक, तो ओवरी के द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा, ओवरी के अंदर फॉलिकल रहते हैं, तो फॉलिकल रहते हैं तो ये क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है जी। और ये हार्मोन किस पे कार्य करेंगे जी, यूटेरस पे कार्य करेंगे। यूटेरस मतलब गर्भाशय या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे यह कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सा हार्मोन है, हमारा मेन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यही सारा का सारा खेल खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हो जाता है कि एक निश्चित उम्र तक, एक निश्चित उम्र तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है, ज्यादा समय तक नहीं चाहिए, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमको कब तक चाहिए, लगभग 55 वर्ष की उम्र तक चाहिए, ठीक है जी, 55 वर्ष की उम्र तक चाहिए। और 12 से 16 वर्ष की उम्र में यह स्टार्ट होना, स्त्रावित होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उस समय इसको पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब गर्भ में रहेगा, जब फीमेल जो है वो बड़ी हो रही है उस समय इसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करता है, ठीक है। अब जब उम्र हो जाती है या निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, या एज हो चुकी है, इस समय क्या किया जाता है, इसको निगेटिव फीडबैक दिया जाता है, ठीक है जी। इसको निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। निगेटिव फीडबैक देने की वजह से इन सबको यह आदेश देता है कि हाँ अभी जरूरत नहीं है, अभी ये सारा चीज यहाँ पे कम स्त्रावित करना चालू कर दो या स्त्रावित ही मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस ही मेन बॉस होता है हमारे सिस्टम का, ठीक है जी। कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा, कौन से कब खत्म होगा, कौन से कब धीरे धीरे रिलीज होगा, ये सारा चीज कौन देखता है, यही हाइपोथैलेमस देखता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है जी। स्टेप्स, स्टेप कौन कौन से स्टेप में रिप्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमको क्या चाहिए जी, सबसे पहला रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए हमको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल मतलब स्पर्म और फीमेल मतलब ओवम, ये दोनों चाहिए। तो इसको क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है ना, गैमेटोजेनेसिस,
ठीक है जी। गैमेटोजेनेसिस होगा सबसे पहले, युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन के बाद क्या हो जाएगा जी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जी, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इसको फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट करना है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है जी, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होता है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ऑर्गन का डेवलपमेंट होने के बाद एक पूर्ण विकसित बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 4 से 5 स्टेप होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। तो सबसे पहले युग्मक जनन स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, ये दोनों क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब जाइगोट में परिवर्तन होगा, मारूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला बनेगा और बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन से एक पूर्ण विकसित बेबी बन जाएगा। ठीक है जी, पूर्ण विकसित बेबी यहाँ पे बन जाता है। तो यही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। अब इन सभी को हमको एक एक करके देखना है, इन सभी को एक एक करके हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम देखेंगे। ठीक, युग्मक जनन। ठीक है, चलिए युग्मक जनन को देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में हम सबसे पहले देखेंगे मेल का, उसके बाद देखेंगे फीमेल का। ठीक है, तो मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है ना। मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म। तो स्पर्म से स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। ठीक है जी, शुक्राणु जनन इसको कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि ये कहाँ से चालू होता है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या परिभाषा है। ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणु जनन नलिकाओं की जर्मिनल इपिथेलियम या जनन कोशिकाओं के द्वारा विभाजन, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, शुक्राणु जनन नलिका की जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के द्वारा विभाजन के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण करना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है जी, तो देखो इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। हमने देखा था, ये देखिए सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया था। इनमें हमने क्या बनाया था, जर्म सेल बनाया था। ठीक है जी, जर्म सेल या स्पोरोजिनस सेल इसको बताया था। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इसमें विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनने लगेगा, इस तरीके से स्पर्म बनना चालू हो जाता है। फिर बीच में हमने देखा था इस तरीके से सर्टोली सेल होता है, इस तरीके से हमने देखा था। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है ये अभी काम आने वाला है। ठीक है जी, ये वाला जो चीज है ये अभी काम आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, ये इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये हमारा सर्टोली सेल, ये वाला चित्र हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं मतलब ये सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो 3 स्टेप में खत्म होता है। ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो 3 स्टेप में खत्म होता है। ठीक, पहला होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन अवस्था। ठीक है जी, दूसरा होता है ग्रोथ फेज। दूसरा क्या होता है, ग्रोथ फेज। और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। तीसरा क्या होता है, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, सबसे पहले देखिए मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, हम एक स्पोर सेल को ले लेंगे या स्पोरोजिनस टिश्यू को ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने पहला, इस पर क्या हमने ले लिया है, एक सेल को ले लिया, जर्मिनल एपिथेलियम का एक सेल हमने ले लिया है। तो ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले समसूत्री विभाजन किया जाएगा। ठीक है जी, समसूत्री विभाजन यहाँ पे करेंगे। समसूत्री मतलब माइटोसिस, माइटोसिस 1। समसूत्री विभाजन करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने समसूत्री विभाजन कर लिया। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट मतलब जो स्पर्म को फॉर्मेशन करने वाली कोशिका होगा उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर से विभाजन होगा, दूसरा विभाजन होगा, माइटोसिस 2 होगा जी यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कर दिया माइटोसिस 2। ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है, तो इसके द्वारा 4 प्रकार की कोशिका बन गए, 1 2 3 और ये 4, 4 प्रकार की कोशिका बन गया। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। ठीक है जी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे क्या, नहीं, ये स्पर्मेटोगोनिया है।
ठीक है जी, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है जी, हमारा स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है जी, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। तो याद रखेंगे, दो बार समसूत्री विभाजन हुआ। पहला समसूत्री विभाजन 2 कोशिका बना, दूसरा समसूत्री विभाजन 4 कोशिका यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इनका प्लॉइडी लेवल कैसा रहेगा जी, 2n ही रहेगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो 2n 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 और ये 2n, ये भी 2n और ये भी 2n। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये कौन सी अवस्था है, ये मल्टीप्लीकेशन अवस्था है। ठीक है जी, ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन की अवस्था है। दूसरा हो जाता है ग्रोथ फेज। ठीक है, अब इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, एक स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है जी, आकार में बड़ी हो जाती है, इसको स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रही है और बड़ी हो गई है कोशिका। ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल भी 2n है, तो 2n ही रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन डिवीजन होगा, परिपक्वन विभाजन होगा। परिपक्वन विभाजन कौन सा विभाजन होता है, परिपक्वन विभाजन क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, माइटोसिस मियोसिस 1 करेंगे, मियोसिस 1। ठीक है जी, मियोसिस 1 से इसमें दो प्रकार की कोशिका बना है इस तरीके से। तो ये 2n था, तो हैप्लॉइड में चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ये हैप्लॉइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो 2n है, तो ये क्या हो गया, n में चेंज हो गया। अब इसमें फिर से मियोसिस 2 होगा। ठीक है जी, सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन। ठीक है, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन यहाँ पे हो जाता है। इधर भी सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन लिख देते हैं। तो इन दोनों कोशिकाओं से कितनी कोशिका बन जाएंगी यहाँ पे, फिर दो दो कोशिकाएं यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, दोनों कोशिकाएं यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक, और ये एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और एन, एन और एन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। ठीक है जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये बन जाएगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे जी, स्पर्मेटिड। और इसी स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा, कायांतरण के फलस्वरूप क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक, तो ये वाला अवस्था ग्रोथ फेज है जी। ठीक है, और मैच्योरेशन फेज ये वाला फेज है, जिसमें ये सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पुस्तक में ऐसा सीधा सीधा दिया है, हमने थोड़ा जगह ना होने की वजह से इधर इधर लिख दिया। ठीक, अब फिर से यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं थी, कुछ कोशिकाएं थी, इसमें समसूत्री विभाजन हमने किया, विभाजन करती है, धीरे धीरे विभाजन करती है और अपनी संख्या बढ़ाती है। संख्या बढ़ाती है, तो एक कोशिका से दो कोशिका बन गया, दो कोशिका से चार कोशिका बन गया। इन सभी को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ठीक है जी, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। अब इनमें से स्पर्मेटोगोनिया क्या कर लेती है, आकार में बड़ी हो जाती है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के कारण आकार में बड़ी हो जाती है। इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है, जो अर्धसूत्री प्रकार का होता है, याद रखेंगे। ठीक है जी, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसके प्लॉइडी लेवल को आधा करना है, 2n है, उसको आधा करना है। तो 2n को हमने आधा कर लिया, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। ठीक है जी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या प्रथम परिपक्वन विभाजन। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो 2n था वो n और n में चेंज हो चुके हैं। ठीक है जी, n और n में यहाँ चेंज हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब n से फिर संख्या बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमको समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, अर्धसूत्री तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रथम मैच्योरेशन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्वितीय मैच्योरेशन डिवीजन समसूत्री प्रकार का होता है, क्योंकि प्लॉइडी लेवल को समान रखना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रथम विभाजन अर्धसूत्री और द्वितीय विभाजन समसूत्री होता है। इस प्रकार एक स्पर्मेटोसाइट से चार प्रकार के सेल बनते हैं, 1 2 3 4। इन चारों सेल को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड कहा जाता है। ठीक है जी, और इसी स्पर्मेटिड में कायांतरण होता है और क्या बन जाता है, ये हमारा स्पर्म जो है वो बन जाता है। समझ में आ गया, तो ये इस तरीके से होता है। समझ में आ गया भाई, तो ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे आप कहाँ पे भूलेंगे, यहाँ पे भूलेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने प्रकार के स्पर्मेटिड बनते हैं, चार प्रकार के स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है जी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने प्रकार के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, तो दो प्रकार के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, याद रखेंगे। ठीक, ठीक है जी, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्म बनेंगे।
दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? ये हमने देख लिया। तो ये हो गया क्या तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे इस स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको बड़ा करके देख रहे हैं, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, इसको हम बड़ा करके देखते हैं। देखिए इस तरीके से इस सेल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक सेल हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम का एक सेल। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम विभाजन हुआ 2n था, तो ये भी 2n ही है, 2n ही है। ठीक है, इसको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। तो ये स्पर्मेटोगोनियम हो गया। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करती है, बड़ी हो जाती है, स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। स्पर्मेटोसाइट में फिर विभाजन होगा, दो बन जाएगा, फिर विभाजन होगा, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन समसूत्र प्रकार का होता है, तो दो से कितना हो गया, चार हो गया। अब ये क्या बन जाएंगे, ये स्पर्मेटिड कहलाते हैं। स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है, स्पर्म इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रक्रिया यहीं तक ही संपन्न हो जाती है, यहीं तक ही संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे मिलियंस की संख्या में क्या पाया जाता है, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जर्मिनल एपिथेलियम के फॉलिकल्स हैं। तो जितने ज्यादा जर्मिनल एपिथेलियम के फॉलिकल रहेंगे, उतने ही ज्यादा क्या बनते जाएंगे, स्पर्म बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एक इजैकुलेशन में 20 से 40 मिलियन तक के स्पर्म यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब ये जो स्पर्म बने हुए रहते हैं, इनको पोषण चाहिए भाई। अभी तो जरूरत नहीं है सीमेंट बनाने की। ठीक है, सीमेंट कब बनेगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब सीमेंट बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए इस स्पर्म को जीवित रहने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और हमने क्या पढ़ा था, टेस्टिस का जब संरचना पढ़ रहा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्म को संरचना स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करता है, बताइए आप। स्पर्म को पोषण सर्टोली सेल प्रदान करता है। ठीक है जी, ये सर्टोली सेल आप देख रहे हैं, ये सर्टोली सेल यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो स्पर्म बने हुए रहता है ना, वो इसमें इसका जो हेड होता है वो इस तरीके से चिपके हुए रहता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से चिपके हुए रहता है। ठीक, और इसी इसी सर्टोली सेल की मदद से स्पर्म जो होता है वो बाहर वाज डिफरेंस के थ्रू निकल जाता है, बाहर चले जाता है। समझ में आ गया? तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सर्टोली सेल स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे हो रही है, ये इतनी छोटी सी जगह पे हो रही है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। ठीक है जी, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, हुआ होगा। ठीक, तो ये देखिए, ये हमारा जो एन यहाँ पे बना था, यहाँ पे जो बना था वो वाला है। ठीक है जी, ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब जहाँ न्यूक्लियस होता है वहां सेंट्रोसोम भी होता है। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया जी, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये उसका सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम विभाजित होते हैं जी, ये सेंट्रोसोम क्या होता है, विभाजित होता है, और दो प्रकार की कोशिका बनाता है। ठीक है जी, एक पेराइटल सेल, एक पेराइटल सेल, और एक होता है बेसल सेल। पेराइटल सेल और बेसल सेल। ठीक है जी, पेराइटल सेल और बेसल सेल। ठीक है, अब ये पेराइटल सेल क्या करता है, ये पेराइटल सेल, ठीक, ये पेराइटल सेल क्या करते हैं, अपने चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया को आकर्षित कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरीके से आकर्षित कर लेता है, और एक लेयर बना लेता है। ठीक है जी, क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है इस तरीके से। ये है, ये पेराइटल सेल अपने आसपास लेयर बना लिया है। और ये बेसल सेल क्या करता है, धीरे धीरे, एक मिनट यार, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है तो यहाँ पे सेंट्रियोल भी होता है। ठीक है, दूसरी अवस्था में ये जो स्पर्मेटिड है वो लंबाई में इस तरीके से बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे लंबाई में बढ़ने लग जाता है। ये देखिए, लंबाई में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इस समय जो सेंट्रियोल सेंट्रियोल था वो विभाजित हुआ, दो कोशिका बना, एक पेराइटल सेल, एक बेसल सेल। पेराइटल सेल ऊपर की तरफ जाता है और अपने चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया को आकर्षित करके क्या बना लेता है, कुछ कुछ कोशिकाएं यहाँ पे बना लेता है। ठीक, एक होता है बेसल सेल। इसी बेसल सेल से ये बेसल सेल आगे जाके क्या बनाता है, फ्लैजेला का निर्माण कर लेता है, इस तरीके से फ्लैजेला का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और यही फ्लैजेला आगे जाके क्या बना लेता है, यही फ्लैजेला आगे जाके स्पर्म के पूंछ का ये निर्माण कर लेता है, इस तरीके से पूंछ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तब जाके क्या हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक मैच्योर स्पर्म का डायग्राम बना के देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक, हाँ, यहाँ पे देखिए, एक मिनट और, यहाँ पे बेसल सेल था, बेसल सेल ने ये बना लिया, ये पेराइटल सेल था यहाँ पे, पेराइटल सेल, और ये इसका न्यूक्लियस था। ठीक है, अब इसके अलावा ये पूरा सेल है ना, तो सेल में क्या रहते हैं,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्जी का, ये दुनिया भर की सारी चीजें रहता है, ठीक है। तो इसमें की जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, ऊपर की तरफ जाकर ये क्या बना लेती है, इस तरीके का एक एक्रोसोम बना लेती है। क्या बना लेती है, एक्रोसोम बना लेती है। और यही एक्रोसोम अंडाणु जो होता है, फीमेल का जो अंडाणु होता है उसको भेदने का कार्य करती है, ठीक है जी। तो ये कौन करता है, एक्रोसोम करता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। एक्रोसोम किससे बना हुआ रहता है, गोल्जिका से बना हुआ रहता है, ठीक है जी, गोल्जिका से बना हुआ रहता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये हमारा बेसल सेल है, बेसल सेल का ये स्ट्रैंड है जी, एक मेन स्ट्रैंड है, एक्सिल है, ठीक है जी, ये मेन एक्सिल है। इस एक्सिल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित हो जाती है इस तरीके से, माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रैंड है वो इस तरीके से एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है जी। और क्या बना लेते हैं, इसको गति करने के लिए क्या प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है जी, ऊर्जा यह प्रदान करता है, इस तरीके से रहता है, ठीक। और यहाँ से हो जाता है फ्लैजेला का फॉर्मेशन, पूंछ का निर्माण, ठीक है, पूंछ का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ये हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया हमारा स्पर्म का चित्र, ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा स्पर्म का चित्र। तो हमने देखा था एक्रोसोम गोल्जिका से बना होता है, तो ये एक्रोसोम हो गया। एक्रोसोम क्या होता है, हेड होता है, ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्रावित करता है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है जी, हाइलुरोनिडेज प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है, जो ओवम की जो झिल्ली होती है, जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा, इन सबको विकसित करके अपना जो न्यूक्लियस होता है उसको इसके अंदर भेज देती है। तो इसका काम कौन करता है, एक्रोसोम करता है, ठीक है। एक्रोसोम के नीचे हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस देखा था, ये उसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा डीएनए, आरएनए, दुनिया भर की सारी चीजें, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाता है, नेक कहलाता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ये वाला पार्ट हेड है, ये वाला पार्ट नेक है, ये वाला पार्ट टेल है, ठीक है। इसको मिडिल पीस कहा जाता है जी, मिडिल पीस, ठीक है जी, मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रैंड होते हैं वो इसके अक्ष तंतु से, एक्सियल फिलामेंट से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जो शुक्राणु होता है उसको गति करने के लिए एनर्जी एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो मिलती रहती है, ठीक है भाई। ऊर्जा जो होती है वो क्या होती रहती है, मिलती रहती है। तो ये क्या हो गया हमारा स्पर्म का चित्र। और ये जो टेल होता है, स्पर्म को सीमेन में गति करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। स्पर्म की वजह से आपने देखा होगा ना, मछली को तैरता रहता है उसी तरीके से ये भी तैरता रहता है स्पर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं फीमेल में, ठीक है जी। अब हम किस में आते हैं, फीमेल में आते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फीमेल। फीमेल का जो फीमेल में जो ओवम के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको oogenesis कहा जाता है, oogenesis, ठीक है, अंडाणु जनन कहलाता है, ठीक है। तो फीमेल के अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं में, ठीक है जी, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है जी, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है, ठीक है जी, oogenesis कहलाती है, ठीक। तो ये बात क्या कहलाती है, oogenesis या अंडाणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये भी तीन अवस्था होती है। पहला होती है मल्टीप्लिकेशन अवस्था, इसको प्रोलिफरेशन अवस्था कहा जाता है, प्रोलिफरेशन अवस्था कहलाती है, ठीक है जी, ठीक। उसमें हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया बोला था ना, इसमें क्या बोल देंगे, oogonia बोल देंगे। तो जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आगे चल के फॉलिकल बनाती है ना, ठीक है जी। तो फॉलिकल की कुछ कोशिकाएं इस तरीके से विभाजित होती है और दो तरीके की कोशिकाएं बनाती है, ये 2n है जी, ठीक। इस तरीके से ये भी 2n हो जाएगा, ये भी 2n हो जाएगा। अब इसमें फिर से डिवीजन होगा, ये सारे के सारे समसूत्री विभाजन है, याद रखेंगे। तो ये भी 2n, ये भी 2n, ठीक, ये भी 2n और ये भी 2n। ये प्रोलिफरेशन अवस्था या तैयारी की अवस्था कहलाती है या मल्टीप्लिकेशन की अवस्था कहलाती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं जी, oogonia कहते हैं, ठीक है जी, oogonia, ठीक है जी, oogonia या oogoनियम, इस तरीके से oogonia कहते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा अवस्था क्या है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हो जाएगा, एक जो oogonia होगी वो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है जी, इस तरीके से बड़ी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलते हैं जी, प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसका प्लॉइडी लेवल कैसा होता है जी, 2n होता है, क्योंकि ये 2n, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन को हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था हमने, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ठीक है जी, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। तो इस oocyte से प्रथम मैच्योरेशन डिवीजन होगा, ठीक है जी, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। ये किस तरीके का था, ये किस कैसा था, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब मियोसिस 1, ठीक है जी, मियोसिस 1 था,
तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती, ठीक है। इसके द्वारा एक बनेगा सेकेंडरी ओसाइट और एक बनता है पोलर बॉडी ध्रुवी काय, ठीक है जी। एक क्या बनता है, ध्रुवी काय। इन दोनों का प्लॉइडी लेवल कैसा होता है, सिंगल एन होता है, ठीक है जी। सिंगल एन होता है। इसको क्या बोल दिया जाता है, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है जी। सेकेंडरी, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। अब इसमें फिर से सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है, इसमें फिर से सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है। अब याद रखेंगे, एक ओसाइट जो होता है वो क्या बनाता है, सेकेंडरी ओसाइट बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। तो उसी तरीके से सेकेंडरी ओसाइट भी क्या बनाएगा, पोलर बॉडी बनाएगा ना। सेकेंडरी ओसाइट क्या बनाएगा, पोलर बॉडी बनाएगा। तो सेकेंडरी ओसाइट ने क्या बनाया, एक पोलर बॉडी बनाया, ठीक है जी। और यही सेकेंडरी ओसाइट आगे चल के क्या बना लेता है, एक ओवम का फॉर्मेशन कर लेता है, ओवम या एक का फॉर्मेशन कर लेता है। और पोलर बॉडी में सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन से दो प्रकार के नए पोलर बॉडी बन जाते हैं, जिनका प्लॉइडी लेवल एन ही होता है, ठीक है। और ये मैच्योर ओवम, ये मैच्योर क्या है, ओवम या एग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है जी। ये किसके अंदर रहेगा, ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर इस तरीके से रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा, oogenesis की प्रक्रिया, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारा, oogenesis की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, जन्म के समय क्या हो जाती है, ये जब भ्रूण में ही रहता है ना, भ्रूण में ही रहता है, फीमेल भ्रूण में ही रहता है, उस समय इनकी, ये जब भ्रूण में ही रहता है उस समय ये बनना चालू हो जाता है और लाखों की संख्या में बनते जाता है, लाखों की संख्या में बनते जाते हैं, ठीक है। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होता है, सेकंड मैच्योरेशन जो डिवीजन होता है वो ओव्यूलेशन के बाद होता है। यहाँ पे जो ओव्यूलेशन होता है ना, उसके बाद सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद ओवम बन जाता है, ये ओवम है, ठीक है। और ओवम और पोलर बॉडी यहाँ पे बनना चालू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ओव्यूलेशन के बाद सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है, याद रखेंगे, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला विभाजन अर्धसूत्री था लेकिन दूसरा विभाजन समसूत्री था, क्योंकि एन 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 ही बनाना है, ठीक है। तो पहला विभाजन अर्धसूत्री और दूसरा विभाजन समसूत्री होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसा क्वेश्चन बन जाएंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी कोशिकाएं बनती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 कोशिकाएं बनती है, ठीक है जी। टोटल 4 कोशिकाएं बनती है। प्राइमरी साइट से कितने पोलर बॉडी बनते हैं, फाइनली टोटल 1 2 3 पोलर बॉडी बनते हैं और एक वोम बनता है, ठीक है जी। तो एक वोम के निर्माण के लिए, एक वोम के निर्माण के लिए हमको एक ओसाइट चाहिए रहता है, ठीक है जी। यही ओसाइट ही एक वोम बनाता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या समानता है, ठीक है जी। क्या समानता है यहाँ पे देखिए, 3 प्रकार की अवस्थाएं तीनों में पाई जाती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, ठीक है जी। ये तीनों अवस्थाएं सेम टू सेम दोनों में पाई जाती है। दोनों के दोनों जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से विकसित होती है, ठीक है। दोनों में 2 बार विभाजन होता है, पहला मैच्योरेशन डिवीजन और दूसरा मैच्योरेशन डिवीजन। प्रथम मैच्योरेशन डिवीजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, दूसरा मैच्योरेशन डिवीजन समसूत्री प्रकार का होता है, ठीक है। ये उसकी क्या है, समानता है, ठीक है। असमानता देखिए, असमानता क्या है, इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है जी, उसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता था, ठीक है। उसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्तंभ बनते थे, इसमें एक एक oocyte से एक ओवम ही बन रहा है, ठीक है। इसमें पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसमें पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये उसमें क्या है, असमानता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, oogenesis की प्रक्रिया या अंडाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, इस ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा दिखता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इजी है, सरल हो जाएगा। ठीक है, क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको हम रिपीट करके नहीं देख सकते, एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे क्या हो जाएगा कि हम इसी क्लास को रिपीट करके बार बार कभी भी चाहे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लाभ होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है, यूट्यूब में पढ़ने का, ठीक है। तो अभी समय है तो आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे जी, ओवम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक। ये जो अंडाणु यहाँ पे बना था उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा ओवम, ओवम के अंदर उसका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाएगा। अब ये ओवम है, ओवम क्या है जी, सेल है, एक क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ रहेगा, जैसे सेल के अंदर द्रव्य रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, तो इसके जो द्रव्य रहता है उसको ऊप्लाज्म कहते हैं, ऊप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके द्रव्य को क्या कहते हैं, ऊप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो एग होता है वो अपने चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली के द्वारा इस तरीके से घिरा हुआ रहता है, ठीक है जी, इस तरीके से घिरा हुआ रहता है, ठीक।
इस पारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? जोना पेलिसूडा कहा जाता है, याद रखना। इस पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? जोना पेलिसूडा कहते हैं। ठीक, जोना पेलिसूडा कहते हैं। ये एकदम कठोर लेयर होता है, ये सबसे कठोर लेयर होता है और सीमेंट के जैसे कठोर होता है। इसी को भेदने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा विशेष प्रकार के एंजाइम का निष्क्रमण किया जाता है, और वही एंजाइम इस जोना पेलिसूडा मतलब सीमेंट को क्या करती है? तोड़ने का काम करती है और अपने एक्रोसोम को बॉडी के अंदर भेज देती है। ठीक है, या अपने न्यूक्लियस को बॉडी के अंदर भेज देती है। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें बहुत सारे माइक्रो वेसिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरीके से माइक्रो वेसिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये माइक्रो वेसिकल्स है। ठीक है जी, माइक्रो बिलाई बोले या माइक्रो वेसिकल बोले, क्या बोलते हैं? पिनोसाइड वेसिकल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइड वेसिकल कहते हैं जी, इसको पिनोसाइड वेसिकल कहते हैं, इसको पिनोसाइड वेसिकल कहते हैं। ठीक है, और ये जो थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए, ये कहाँ से आया है जी? ये कहाँ से आया है? ग्राफेन फॉलिकल, ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल था, ये उसका एंट्रम था, गुहा था, अब ये फट जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फॉलिकल है ना, यही फॉलिकल क्या हो जाते हैं? इसके चारों ओर आके इस तरीके से चिपक जा रहते हैं। ठीक है, चारों ओर आके इस तरीके से चिपक जा रहते हैं, और जब ओव्यूलेशन होता है ना, तो इसी अवस्था में ओव्यूलेशन होता है। ठीक है जी, इसी अवस्था में ओव्यूलेशन होते हैं, जिनमें ये जो ग्राफेन फॉलिकल होते हैं वो इस तरीके से इसकी सुरक्षा करने के लिए इसके चारों ओर इस तरीके से अटैच हुए रहते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको चित्र बनाना है, जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है जी, ये जो फॉलिकल्स हैं ये अवशेषी रूप में रहती हैं। अवशेषी रूप में मतलब क्या है? आगे चल के ये खत्म होने वाला है, डिलीट होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये जो अवशेषी रूप में रहता है इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। इसको क्या कहते हैं जी? कोरोना रेडिएटा इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये फॉलिकल्स है, यही फॉलिकल्स है। यहाँ के जो फॉलिकल्स है वो भी तो आएंगे ना, तो ये फॉलिकल इसमें अटैच हो जाते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारा ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवम का स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, ठीक है, चलिए अब फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, गैमेटोजेनेसिस हमने देख लिया, युग्मक जनन हमने देख लिया, युग्मक का निर्माण हमने कर लिया है जी, स्पर्म का भी निर्माण कर लिया हमने, देख लिया एक्रोसोम वगैरह दुनिया भर की चीजें हमने देख ली है। हमने उगोनियम भी देख लिया। ठीक है जी, उगोनियम भी हमने देख लिया। ठीक, उगोनियम भी हमने देख लिया। ठीक है, उगोनियम से ओवम का निर्माण हमने देख लिया, पोलर बॉडी हमने देख लिया, सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब इन दोनों का मिलन कराने का समय आ चुका है। ठीक है जी, इन दोनों का मिलन कराने का समय आ चुका है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर oogenesis जब होता है, oogenesis जब होता है तो वो जो पोलर बॉडी बने हैं वो कैसे हो जाते हैं? पोलर बॉडी जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे अवशेषी प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, नष्ट हो जाते हैं वहीं पे। ठीक, तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा फीमेल का डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से ये फिमरी हो गया, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया। ठीक, यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट होता है, ओवरियन लिगामेंट से ये अंडाणु यहाँ से मुक्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा अंडाणु को मुक्त किया गया, ये अंडाणु फिमरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में इस तरीके से यहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, ये एम्पुला और स्थमिक जंक्शन होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और निषेचन कहाँ होता है ये मैंने बताया था। निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे होता है, ये बात मैंने याद करने के लिए बताया था। ठीक है, याद है कि नहीं? ठीक, अब देखिए आगे, आगे क्या होगा? एम्पुलर स्टमक जंक्शन। ठीक है, इधर ओम तैयार हो गया स्पर्म के आने के लिए। ठीक है, अब इधर सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा सीमन को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, सीमन को वेजाइना में छोड़ दिया जाएगा, और वेजाइना में लगभग 20 मिलियन जो स्पर्म होते हैं, 20 करोड़ शुक्राणु। ठीक है जी, 20 करोड़ शुक्राणु जो होते हैं वो स्पर्म, 20 करोड़ शुक्राणु जो होते हैं वो सीमन में रहते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। अब उसमें से 80% जो स्पर्म होते हैं वो इनके टेम्परेचर की वजह से, वेजाइना के एसिडिक एसिडिक पीएच की वजह से, अम्लीय वातावरण की वजह से, या दीवार की कठोरता की वजह से, या किसी के द्वारा हार्मोन से एंजाइम के स्रावन की वजह से क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और यूटेरस तक पहुंचते पहुंचते लगभग 1000 स्पर्म, ठीक है, लगभग 1000 स्पर्म ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है, और इन 1000 स्पर्म में रेस होती है और धीरे धीरे ये क्या करता है? ओवम के पास चला जाता है। ठीक है, तो ओवम जो होता है इस समय फर्टिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं जी, फर्टिलाइजिंग। ठीक है जी, फर्टिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और ये जो स्पर्म होता है, जो 1000 स्पर्म होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है जी,
एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये फर्टिलाइजिंग, ये एंटी फर्टिलाइजिंग, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इस तरीके से स्पर्म को ओवम को पता चलता है, क्योंकि उसकी इनकी तो आंखें नहीं है ना, दोनों की तो आंखें नहीं है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा पता चलेगा? यही फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के द्वारा पता चलता है कि हाँ ओवम कहाँ पे है, ठीक है। और ये जो ओवम होते हैं या ये जो स्पर्म होते हैं, ये चलते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि फीमेल का जो ओवम होता है वो अचल होता है, ठीक है जी। अचल मतलब वो चल नहीं सकता, ठीक है। जबकि जो स्पर्म होता है वो चल सकता है, ये हमने बताया था, क्योंकि स्पर्म के पास तो पूंछ है, ठीक है। अब इस ओवम को फेमरी के द्वारा अटैच तो कर लिया गया है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ओवम के अंदर फैलोपियन ट्यूब में भी इस प्रकार की झालीदार संरचना या इस प्रकार के टिश्यूज यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें इस तरीके से फिमरी निकला हुआ रहता है, सीलिया निकला हुआ रहता है। ये सीलिया ही ओवम को इस तरीके से आगे आगे ढकेलते ढकेलते यहाँ तक पहुंचा देती है, ठीक है। और यहीं पे स्पर्म इस तरीके से पहुंच जाता है और एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे क्रॉस हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद या जो ओवम होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, वो कहाँ पे पहुंचता है? इस पे पहुंचता है गर्भाशय पे, और गर्भाशय की दीवार पे इसका इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है, ठीक है जी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और बात जो है कि फीमेल में हर महीने फीमेल में हर महीने एक अंडाणु मुक्त होता है, ठीक है जी। पहले महीने में इस साइड से अंडाणु मुक्त होगा और दूसरे महीने में इस साइड से अंडाणु मुक्त होता है, ठीक है। जब स्पर्म नहीं आ पाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पे रखना उचित नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसका देख लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि 1000 जो स्पर्म है वो ओवम के पास पहुंच चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक, ओवम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ओवम का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है। ये ओवम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा ओवम का स्ट्रक्चर है। जोना पेलिसुडा हमने बताया था, ठीक है। जोना पेलिसुडा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 प्रकार के स्तर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे इधर क्या रहता है, इसके फॉलिकल्स रहते हैं, इस तरीके से हमने बताया था। तो इनके बीच से स्पर्म जाएगा, इस तरीके से स्पर्म जाता है और चिपक जाता है, ठीक है। स्पर्म जाता है और चिपक जाता है। ये हम देख रहे हैं इस ओवरी का मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हम देख रहे हैं, ठीक है जी। ओवरी का मेम्ब्रेन, सबसे पहले स्पर्म आएगा इस तरीके से, स्पर्म आएगा और इसकी दीवार में चिपकना प्रारंभ करेगा। चिपकने के बाद इसका जो एक्रोसोम होता है, ये दीवार को भेदने का काम करता है, ठीक है जी। भेदने का काम करता है और अपने द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स, ठीक है जी, स्त्रावित हार्मोन्स या स्त्रावित लिक्विड को नीचे छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये जो दीवार है वो टूटना चालू हो जाएगा, ठीक है जी। टूटना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे इसका जो हेड है या एक्रोसोम है वो अंदर जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो लिक्विड स्त्रावित किया इसको स्पर्म लाइसिन कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये अंडाणु का पहला दीवार है, ठीक है जी। दूसरे दीवार में उसका वही आ जाएगा, जोना फेसिकुलाटा, ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलरिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो चिपक चुका है, ठीक है, हार्मोन्स के स्रावित करके, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? जब इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाता है इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं यार, शंकु ऐसा करके बोला जाता है, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन कोन इसको बोला जाता है, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद स्पर्म का जो हेड वाला सिरा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा नीचे में, और ये किसकी तरफ आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। अंदर की तरफ आ जाएगा और इसके अंदर की तरफ क्या है? ओवम, ओवम जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है जी। ओवम का जो न्यूक्लियस है वो बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ याद रखेंगे कि हमको केवल एक एक स्पर्म की आवश्यकता होती है, जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, जो सबसे ज्यादा कठोर होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अनुकूलित होगा, एडाप्टिव होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा, वही यहाँ पे आएगा, ठीक है, वही अंदर आ पाएगा, ठीक है। अब एक स्पर्म के अंदर आ जाने के बाद हमने क्या देखा था? टोटल 1000 स्पर्म अंदर आते हैं, ये हमने देखा था ना। तो 1000 में से एक स्पर्म का जो हेड वाला सिरा रहेगा वो अंदर जाएगा, पूंछ वाले का काम नहीं है, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या कर दिया जाता है? अंदर जाने के बाद इसकी दीवार को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने बताया ना सीमेंट वाला लेयर यहाँ पे बन जाता है। जोना जोने क्या बताया था जी? क्या बताया था? कोरोना रेडिएटर, जोना फैसिकुलाटा, इस तरीके से बताया था ना। वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लेयर होता है वो सीमेंट के लेयर पे काम कर देता है, सीमेंट के लेयर पे काम कर देता है। और यह जो लेयर होता है वो अन्य किसी भी प्रकार के शुक्राणु को अंदर आने नहीं देता है, ठीक है जी, अंदर आने नहीं देता है। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे स्पर्म के जो हेड होंगे वो अंदर आ जाएंगे, और यह एक ओम उन सभी को संभाल नहीं पाएगा और वहीं पे क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? अब इसका जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो धीरे धीरे आएगा। इसका स्पर्म यहाँ आने के बाद साइटोप्लाज्म घुल जाएगा, इसका भी साइटोप्लाज्म घुल जाएगा। दोनों साइटोप्लाज्म घुलने के बाद दोनों न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और 2n वाले स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है।
और यही धीरे धीरे करके क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। यही वाली संरचना क्या कहलाती है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद इसको फीमेल के यूटेरस में, फीमेल की गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है जी, इम्प्लांट करने के बाद मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ये दुनिया भर की चीजें यहाँ पे बनने चालू हो जाती है और एक सुविकसित जाइगोट, ठीक है जी, सुविकसित जाइगोट यहाँ पे सुविकसित इम्ब्रियो यहाँ पे बनना चालू हो जाता है। इम्ब्रियो बनने के बाद उसमें जर्म लेयर का निर्माण होगा। ठीक है, जर्म लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन सारी चीजों का निर्माण होगा, जिसके द्वारा आंख, नाक, कान, गला, जीभ, हाथ, पैर, लिम्स, ठीक है, हेयर्स, आईज, ये सारी चीजें बनना चालू हो जाएंगी और एक नया बेबी जो है वो बन के चालू हो जाएगा। ठीक है, बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, फिर एक बात और याद रखेंगे कि स्पर्म के द्वारा स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम को रिलीज किया जाता है। इसके द्वारा हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम रिलीज किया जाता है, क्योंकि इसका जो लेयर होता है, ओवम का जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। उसको विघटित करने के लिए स्पर्म लाइसिन और हाइलुरोनिडेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसने बनाया था, स्पर्म का एक्रोसोम बनाया था। और यह एक्रोसोम किसके द्वारा बना था, गोल्जिकाय के द्वारा बना था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, तो शुक्राणु द्वारा अंडाणु तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैपेसिएशन कहलाती है। या शुक्राणु को निषेचन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैपेसिएशन। ठीक है जी, कैपेसिएशन बोलो या कैपेसिटेशन भी कहते हैं। आपके पुस्तक में कैपेसिएशन लिखा है, कैपेसिटेशन या कैपेसिएशन बोला जाता है। ये एक नंबर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी, बार बार पूछा जाता है। तो शुक्राणु को निषेचन करने की क्षमता प्रदान करने की ताकत क्या कहलाती है, कैपेसिएशन या कैपेसिटेशन कहलाती है। ये बात आप लोग को याद रखनी। कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, स्पर्म लाइसिन। क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन शंकु यहाँ पे बनता है। ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, कितने स्पर्म जा सकते हैं, केवल एक स्पर्म अंदर जा सकता है। बाकी जाने के बाद ये जो सीमेंट वाला लेयर होता है वो बन जाता है और अंदर आने नहीं देता है। ठीक है जी, तो ये बात आप लोग याद रखनी है। ठीक है जी, ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, और एक काम करेंगे, आप इससे रिलेटेड एक एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेंगे, क्योंकि मैं इस पे डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको देखनी है। ठीक है, आगे की क्लास में हम देखेंगे इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, जनरल लेयर का निर्माण, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो साइकिल जो है वो बच चुके हैं। ठीक है जी, और मिल्क का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमारा बचा है, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप सब्सक्राइब करके रखें, गर्मी छुट्टी में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अच्छा और कर सके आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब चलिए हम अभी तक तो बहुत सारा कुछ हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया गैमेटोजेनेसिस, हमने देख लिया, फिर उसका फर्टिलाइजेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है जी, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक है जी, इम्प्लांटेशन। लेकिन इसको जानने से पहले एक बात और याद रखिए कि हम कल थोड़ा सा भूल गए थे। ठीक है, ओवम जो होता है, ठीक है जी, ओवम जो होता है, ठीक है ना, ओवम जो होता है वो क्या होता है, अल्पपितिकी होता है, अल्पपितिकी। ठीक है जी, अल्पपितिकी होता है, या एकदम माइक्रोलिथल, अल्पपितिकी या माइक्रोलिथल इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथल बोला जाता है। ठीक है जी, अल्पपितिकी मतलब इसमें योग जो होता है, योग, ठीक है जी, योग जो होता है वो एकदम न के बराबर होता है। ठीक है, ह्यूमन का जो एग होता है उसमें जो योग होता है वो एकदम न के बराबर होता है। ठीक है, आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, मुर्गी के अंदर का योग कितना बड़ा होता है और अच्छा दिखता है, लेकिन ह्यूमन का जो एग होता है वो बहुत छोटा सा होता है। इसमें जो पीतक होता है या योग जो होता है वो एकदम न के बराबर होता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथल एग बोला जाता है। मनुष्य का जो एग होता है उसको माइक्रोलिथल एग बोला जाता है। ठीक है जी, अब जब अल्पपितिकीय होता है या पीतक है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो 2n बना था, 2n न्यूक्लियस जो बना था, जो केंद्रक बना था, उसमें क्या हो जाएगा, आसानी से क्या होने लगेगा, विभाजन होने लगेगा। ठीक है जी, आसानी से क्या होने लगेगा, विभाजन होने लगेगा, और 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका बनती जाएगी। ठीक है, तो यही प्रक्रिया, यह एक प्रक्रिया होती है। ठीक है जी, या इसके अंदर या एक के विभाजन की प्रक्रिया होती है, और इसी विभाजन के द्वारा क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है जी, और मनुष्य के अंदर याद रखेंगे, मनुष्य का एक माइक्रोलिथल होता है और इसमें होलोब्लास्टिक डिवीजन पाया जाता है, होलोब्लास्टिक डिवीजन। ठीक है जी, होलोब्लास्टिक डिवीजन यहाँ पे पाया जाता है। अब होलोब्लास्टिक डिवीजन मतलब, होलो मतलब संपूर्ण, तो इसमें जो न्यूक्लियस हमारा जो होता है, ठीक है, जो दोनों मिल चुके हैं, स्पर्म और एग दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो चुका है, जाइगोट बन चुके हैं। अब ये जो 2n वाला जाइगोट है ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, डिवीजन करेगा। डिवीजन करने से समग्र विकास होगा और संपूर्ण प्रकार का डिवीजन होगा, जिससे नए नए प्रकार के ऑर्गन्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इसी को होलोब्लास्टिक डिवीजन कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा ह्यूमन का जो एग होता है, फीमेल का जो एग होता है, उसमें 2 पोल पाए जाते हैं। ठीक है जी, एक एनिमल पोल जो फर्टाइल होता है, ठीक है जी, और दूसरा होता है
क्या पोल बोले जाते हैं? एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है? वेजिटेटिव पोल होता है, ठीक है। एनिमल पोल, वेजिटेटिव पोल। एनिमल पोल फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का क्या मतलब है? इसी एनिमल पोल पर ही कौन सा हार्मोन, फर्टिलाइजिंग हार्मोन नामक फर्टिलाइजिंग हार्मोन स्रावित किया जाएगा, जिससे स्पर्म जो होगा वो आके इधर चिपक जाएगा, ठीक है। तो यह एनिमल पोल कहलाता है, और जिधर नहीं चिपक पाते वो वेजिटल पोल कहलाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे जी, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट को क्या करना है, ये जाइगोट जो बन चुका है उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें डिवीजन करना पड़ेगा। मारूला बनाना पड़ेगा, गैस्ट्रोला बनाना पड़ेगा, ठीक है। मारूला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, ये सारी चीजें हमको बनानी पड़ेंगी, और उसको क्या करना पड़ेगा, गर्भाशय के भित्ति में क्या करना पड़ेगा, आरोपित करना पड़ेगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है, ठीक है जी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है, ठीक। तो ये जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो एक दिन में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है जी। पहले दिन में ही क्या हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। और एक निषेचन होने में या इसके अंड को यहाँ तक पहुंचने में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। मतलब 2n बनने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, बस, ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है जी। इम्प्लांटेशन हमको देखना है। चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं अभी, ठीक है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरीके से हम बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये फिमरी है जी, ठीक। ये ये अंडाणु है, ठीक है। यहाँ से एग निकलता है, यहाँ से एग निकलता है, ठीक है। यहाँ से एग निकलता है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एग होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकालने के बाद इसमें घाव बचा रहेगा, कॉर्पस इमोरहेजिकम कहेंगे इसको, ठीक है। कॉर्पस इमोरहेजिकम आगे चल के क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स होते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इस एग को क्या कर लिया जाएगा, इसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है जी। इस एग को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। याद रखेंगे एम्पुला स्टमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको, ये एम्पुला मान लेते हैं, इसको स्टमक जंक्शन मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ चुका है एग, यहाँ पे एग आ चुका है, ये इसका जोना पेलिसुडा वाला लेयर है, ठीक है। इधर से क्या आ चुका है, स्पर्म आ चुका है। ये कौन से दिन में हो रहा है, फर्स्ट दिन में हो रहा है, ठीक है। होने के बाद क्या हो जाएगा, एक जो है वो अंदर चला जाएगा, नीचे 2n हो जाएगा, ये 2n हो चुका है, ठीक है। 2n होने के बाद ये क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, ठीक है। अब इस जाइगोट में क्या होने लगेगा, विभाजन होने लगेगा। कौन सा विभाजन, होलोब्लास्टिक डिवीजन, ठीक है जी। होलोब्लास्टिक डिवीजन यहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। जैसे एक कोशिका से कितनी कोशिका बना, ये एक कोशिका ऊपर की तरफ, दो कोशिका नीचे की तरफ, ठीक है। तो दो कोशिका यहाँ बन गया। अब दो से कितने बन जाएगा, चार बन जाएगा, ठीक है। दो, दो से चार इस तरीके से, और चार से कितना बन जाएगा, आठ, ठीक है जी। चार से कितनी कोशिका बन जाएगी, आठ कोशिका बन जाएंगी। और आठ कोशिका से कितना कोशिका बन जाता है, 16 कोशिका बन जाता है, इस तरीके से, ठीक है जी। एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से 16 कोशिका बन जाती है, ठीक है जी। 16 कोशिका यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। 16 कोशिका यहाँ पे बन जाती है। इसको मारूला अवस्था कहा जाता है, ठीक है जी। इसको मारूला अवस्था कहा जाता है, ठीक। मारूला अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में अंडाणु का आकार उतना ही रहता है, ठीक है जी। ये इसका क्या है, जोना पेलिसुडा का लेयर है, ये जोना पेलिसुडा का लेयर है। ये जोना पेलिसुडा उतना ही आकार का होता है, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जाइगोट के जो सेल्स हैं वो डिवीजन होते रहते हैं, डिवीजन होते रहते हैं, उनका आकार छोटा होते रहता है, ठीक है। तो ये 12 से 16 कोशिकीय अवस्था है, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाती है, मारूला कहलाती है, ठीक है। मारूला होने के बाद क्या हो जाता है, इसमें ब्लास्टूला, ठीक है जी। अब ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, किनारे की तरफ जाने लगती है, और इसमें गुहा का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है जी। ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और इसी अवस्था में ये गर्भाशय है जी, ये गर्भाशय की दीवार है, इस तरीके से गर्भाशय की दीवार है, ठीक। गर्भाशय की दीवार में इसी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इसको क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो ये एक दिन हुआ, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है। और ये 7वां दिन, ठीक है। ये 7वां दिन हो गया। अब 8वां दिन में क्या किया जाता है, 8वां दिन में इस जोना पेलिसुडा के द्वारा लाइसिन नामक हार्मोन या लाइसिन नामक पदार्थ जो होता है वो स्त्रावित किया जाता है। यह लाइसिन नामक पदार्थ गर्भाशय के भित्ति को क्या कर देता है, चीरने का कार्य करता है, और इसमें क्या कर देता है, पीठ या गुहा बना देता है, इस तरीके से पीठ या गुहा बना देता है, ठीक है। पीठ या गुहा बनाने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इस तरीके से चिपक जाता है, ठीक है जी। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इस तरीके से चिपक जाता है, ठीक। चिपकने के बाद ये क्या करता है, इसके जो ऊपर की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है जी, आउटर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या कर लेती है, विलाई का निर्माण करती है, इस तरीके से विलाई का फॉर्मेशन करती है। इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई इसको कहा जाता है। यही कोरियोनिक विलाई फीमेल के
फीमेल से पोषण प्राप्त करता है और यही आगे चल के क्या बना लेता है, प्लेजेंटा बना लेता है। ठीक है जी, यही आगे चल के क्या बना लेता है, प्लेजेंटा बना लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और ये कितने दिन में संपन्न हो जाता है, 7वें दिन के बाद 8वें दिन में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है जी, 7वें दिन के बाद 8वें दिन में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है जी, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, अंडाणु को पकड़ा गया। ठीक है, इम्पुलर स्टमक जंक्शन पे इधर से स्पर्म आया, स्पर्म आ चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, 2n बन चुका है। 2n में क्या होने लगेगा, होलोब्लास्टिक विदलन होने लगेगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ पे होने लगेगा। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 कोशिकीय अवस्था मोरुला अवस्था कहलाती है। ये बात याद रखेंगे। मारुला अवस्था में धीरे धीरे गुहा का निर्माण हो जाता है और इसकी कोशिकाएं इधर केंद्रक की तरफ जाना चालू हो जाती है, केंद्र से बाहर की तरफ जाना चालू हो जाती है। ठीक है जी, तो बीच में गुहा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है जी, बीच में गुहा का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको एंट्रम कहा जाता है, एंट्रम या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट के लेयर के द्वारा, कोरोना रेडिएटा के द्वारा क्या कर लिया जाता है, लाइसिन, लाइसिन नामक पदार्थ रिलीज किया जाता है, जो गर्भाशय की जो लेयर है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इसको क्या करने लगता है, तोड़ने लगता है और गड्ढा बनाने लगता है। गड्ढा बनाने के बाद या ब्लास्टोसिस्ट इसमें अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद इसके आउटर लेयर के द्वारा सिलिया, सिलिया का निर्माण करना, सिलिया का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है जी, सिलिया या विलाई का निर्माण करना पड़ता है, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। कोरियोनिक विलाई के द्वारा आगे चल के एक प्लेजेंटा बना लिया जाता है, जिसके द्वारा मादा के गर्भ से इसको पोषण मिलता रहता है। ठीक है जी, और इसका बनना, प्लेजेंटा का बनना क्या कहलाता है, परजीवी लक्षण कहलाता है जी, परजीवी लक्षण कहलाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इम्प्लांटेशन का ओवरव्यू है जी, इम्प्लांटेशन का ओवरव्यू है। इसको हमको पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इम्प्लांटेशन के बाद हम आ जाते हैं अवस्थाओं में। ठीक है जी, इम्प्लांटेशन के बाद क्या आ जाते हैं, अवस्थाएं। ठीक, सबसे पहला अवस्था आती है मारूला। ठीक है जी, सबसे पहला अवस्था आती है मारूला। ठीक, सबसे पहला आती है मारूला, मोरूला, मोरूला अवस्था। ठीक है, मोरूला अवस्था। अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए एक कोशिका है, 2n जाइगोट यहाँ पे बन चुका है, ये इसका जोना पेलिसुडा का लेयर है। ठीक है, 2n जाइगोट यहाँ पे बन चुका है, जोना पेलिसुडा का लेयर है। अब इसमें क्या होने लगेगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने लगेगा। ठीक है जी, होलोब्लास्टिक की क्लीवेज यहाँ पे होने लगेगा। याद रखेंगे इसका साइज सेम ही रहता है। ठीक है जी, लेकिन न्यूक्लियस का आकार चेंज होते रहता है। तो 2n इसमें डिवीजन हुआ, इस तरीके से समसूत्री विभाजन हुआ, ये देखिए इधर इधर इधर, ये इस तरीके से इधर इधर इधर, दो कोशिका बन चुके हैं, दो कोशिका से तीन कोशिका बनेगा। ठीक है, दो से इस तरीके से चार कोशिका बन गई। ठीक है, चार से कितना बन जाएगा, 6 7 8, 8 कोशिका बन गया। 8 से कितना कोशिका बन जाएगा, 16। इस तरीके से 16 16 कोशिकीय अवस्था बन जाएगा। ठीक है, जब इसके चारों लेयर बना लेते हैं इस तरीके से, ये जोना पेलिसुडा का लेयर है जी, याद रखेंगे। ठीक है, ये जोना पेलिसुडा का लेयर है। ठीक, ये ठीक है, ये जो, ये क्या कहलाता है, जोना पेलिसुडा का लेयर कहलाता है। और ये जो अवस्था होती है, ये कौन सी अवस्था होती है, मारूला अवस्था होती है। ठीक है जी, ये कौन सी अवस्था होती है, मारूला अवस्था, जो कितनी कोशिकी की अवस्था होती है, 12 से 16 कोशिकी की अवस्था होती है। ठीक है जी, 12 से 16 कोशिकी की अवस्था होती है, इसी को क्या कहा जाता है, मारूला अवस्था कहा जाता है जी। ठीक है, मारूला अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मारूला, मारूला अवस्था या शहतूत के गुच्छे के समान या कठोर होता है जी, शहतूत के गुच्छे के समान कठोर होता है, इस वजह से इसको मारूला अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी, इस वजह से इसको मारूला अवस्था कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद रखना है। 2n था, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ, देखिए इस तरीके से विभाजन होते जा रहे हैं, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। ठीक है, तो 12 से 16 कोशिका की अवस्था क्या कहलाती है, मारूला कहलाती है। ठीक है जी, 12 से 16 कोशिका की अवस्था मारूला कहलाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मारूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। ठीक है जी, मारूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला यहाँ पे बनता है। ठीक, अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे ब्लास्टूला हमने देखा था, 8 से 16 कोशिका बस है, इसको और डिटेल से बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होने लगता है, गुहा का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है जी, गुहा का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, इसको बाद में देखना पड़ेगा क्या।
ठीक है। तो ये हो गया मॉरूला। मॉरूला अवस्था 12 से 16 कोशिकी अवस्था कैसा होता है? शहतूत के गुच्छे के समान होता है, ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, पूछा जाता है मॉरूला अवस्था में कितनी कोशिकाएं होती है, तो 12 से 16 कोशिकाएं होती है। ठीक है जी। अब दूसरा आ जाता है ब्लास्टुला अवस्था। ठीक है, ब्लास्टुला अवस्था कहाँ से शुरू होगी? मॉरूला से शुरू होती है इस तरीके से। ये जोना पेलिसुडा है। ठीक है, जोना पेलिसुडा है और इसके अंदर क्या रहता है? 12 से 16 कोशिकीय अवस्था में क्या रहता है? हमारा मॉरूला रहता है। ठीक है, मॉरूला रहता है, ये मॉरूला है भाई, इस तरीके से मॉरूला है। अब इसके अंदर क्या होने लगेगा? धीरे धीरे विभाजन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये जो बीच वाली जगह है ये खाली होने चालू हो जाएगी और इनके जितने भी सेल है वो ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है जी, इनके जो सेल्स होते हैं वो किनारे की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है जी, किनारे की तरफ जाने लग जाते हैं और ये बीच में गुहा का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इनमें दो तरीके का सेल बनता है। ठीक, एक आउटर वाला सेल, ये देखिए ये आउटर वाला सेल है। ठीक है, आउटर मतलब बाहर की तरफ, ये आउटर वाला सेल है। ठीक, ये आउटर सेल हो गया। ठीक, और अंदर की तरफ जो रहेगा वो इनर सेल कहलाएगा, इनर सेल। ठीक है, ये इनर सेल और बीच में क्या बन गया? तुम्हारा गुहा बन गया, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब याद रखेंगे इधर वाले को क्या बोला जाता है? इनर सेल मास कहा जाता है जी, इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, ये आउटर है जी, आउटर है तो आउटर सेल मास हो जाएगा और ये इनर है तो इनर सेल मास इसको कहा जाएगा। ठीक है जी, इसको इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, अब आगे चल के यही आउटर सेल मास जो होता है, आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है जी, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है? ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है और बीच में जो गुहा होती है उसको ब्लास्टोसील कहा जाता है, इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, यही ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इनर सेल मास, ये आउटर सेल मास, आउटर सेल मास के द्वारा ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इनर सेल मास के द्वारा ही तीन जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ये ब्लास्टुला अवस्था है। ब्लास्टुला से याद रखेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है जी, ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये अवस्था आप लोग याद रखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में या ब्लास्टुला अवस्था में इनर सेल मास और आउटर सेल मास बना, बीच में गुहा का निर्माण हुआ, कुछ कोशिकाएं केंद्र की तरफ गई, कुछ कोशिकाएं केंद्र के बाहर की तरफ गई, बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहा या आउटर सेल मास कहा, बीच वाले को इनर सेल मास कहा, गुहा बन गया इसको ब्लास्टोसील कहा। बस इतना ही हमको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाता है गैस्ट्रोला। ठीक है जी, गैस्ट्रोला अवस्था में क्या हो जाता है? तीन जनरल लेयर का निर्माण होता है, मारूला, ई, एम और ई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, अब तीसरा अवस्था आ जाते हैं गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला अवस्था। ठीक है जी, गैस्ट्रोला अवस्था में जोना पेलिसुडा का लेयर जो होता है वो क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है जी, गैस्ट्रोला अवस्था में जोना पेलिसुडा का जो लेयर होता है वो हट जाता है और ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है जी, आउटर सेल मास, इनर सेल मास, ये क्या हो जाती है? ऐसे लंबाई में वृद्धि करने लगती है, लंबाई में वृद्धि करती है और धीरे धीरे करके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो जोना पेलिसुडा हट जाती है, ठीक है जी, जोना पेलिसुडा हटने के बाद क्या करती है? ये एक हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है जी, जिसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है जी, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसको कहते हैं। ठीक, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ताकि फ्यूचर में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करना है जी, बेबी जब होगा तब, और क्या क्या रिलीज करना है जी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना है। ये दोनों हार्मोन के लिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखता है। तो ये किससे स्रावित होता है? जोना पेलिसुडा से स्रावित होता है। ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन बनाएगा एकदम डीप जाके, तो यही क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? इसको लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं, लंबाई में विकसित कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा? इस तरीके से आउटर सेल मास। ठीक है, जोना पेलिसुडा हट गया ना, ये आउटर सेल मास है। ठीक है जी, इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं नीचे आ जाती है और एक कोशिकीय लेयर बना लेती है इस तरीके से। ठीक है जी, एक कोशिकीय लेयर बना लेती है इस तरीके से, इसको एक्टोडर्म कहा जाता है। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? इसी को इंडोडर्म कहा जाता है जी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इंडोडर्म। एक कोशिकीय लेयर इंडोडर्म का या फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है? ये ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका है, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट है ना, कहाँ गया? ये आउटर सेल मास, आउटर सेल मास की ये कोशिका, ये देखिए ये, और इनर सेल मास की ये कोशिका एक तो इंडोडर्म बना लेती है। ठीक है जी, इंडोडर्म यह बना लेती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इंडोडर्म का निर्माण हो गया, अब मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इंडोडर्म जो होता है वो आगे चल के क्या हो जाता है? एक छोटी संरचना और एक बड़ी संरचना बनाता है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से बड़ी बड़ी संरचना बनाया और एक छोटी संरचना यहाँ से निकाल देता है इस तरीके से। ठीक है, अब बाद में ये छोटी संरचना क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यदि
यदि इंडोडर्म का लेयर देखे तो इस समय ये क्या हो जाए होने लगता है, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, इस तरीके से ये इंडोडर्म है। और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, इंडोडर्म यहाँ पे बन रहा है, ये इंडोडर्म कोशिका है और ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल है। ठीक है जी, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल है। ठीक है जी, ये क्या है जी, ट्रोफोब्लास्ट के सेल है। अब यहाँ पे देखिए इंडोडर्म जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक लंबी कोशिका बनाया, एक छोटी कोशिका बनाया, छोटी कोशिका को पूंछ कहा जाता है। यही पूंछ कोशिका आगे चल के किस में चेंज हो जाती है, मेसोडर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, मेसोडर्म में यह चेंज हो जाती है। ठीक, इस तरीके से ये कौन सा हो गया, मेसोडर्म हो गया। ये क्या हो गया जी, मेसोडर्म हो गया। ठीक है, ये कौन से हो गया, मेसोडर्म। तो एक इंडोडर्म हम बना चुके हैं, मेसोडर्म हम बना चुके हैं। अब एक्टोडर्म और बनाना है। ठीक है जी, एक्टोडर्म और बनाना है। तो एक्टोडर्म कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस अवस्था में क्या हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं, ठीक है जी, ट्रोफोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूल जाती है। ट्रोफोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं फूल जाती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक, इस तरीके से बन जाता है, इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये हमारा इंडोडर्म हो गया और ये हमारा मेसोडर्म हो गया। ठीक है जी, ये हमारा मेसोडर्म हो गया। फिर से देखिए एक बार और देखते हैं। ठीक है, ये वाला कोशिका ट्रोफोब्लास्ट बनाया गया, ये वाला कोशिका ट्रोफोब्लास्ट बनाया। ठीक है, ये वाला इनर सेल मास क्या बन गया, इंडोडर्म में चेंज हो जाता है। इंडोडर्म की कोशिका आगे दो प्रकार की संरचना बनाती है, एक लंबी संरचना, एक छोटी संरचना। छोटी संरचना को पूंछ कहते हैं। यही छोटी संरचना आगे चल के किस में चेंज हो जाती है, मेसोडर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट बना था, ठीक है, ये जो ट्रोफोप्लास्ट बना था ये आगे चल के किस में चेंज हो जाता है, एक्टोडर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ये किस में चेंज हो जाता है, एक्टोडर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीन प्रकार के सेल या तीन प्रकार के संरचना यहाँ पे बनती है। ठीक है जी, तो ये बात हमको याद रखनी है। और यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म यही आगे चल के हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार की संरचनाएं बनाती है। ठीक है जी, बहुत सारे प्रकार की संरचनाएं, जैसे आहार नाल हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, पैंक्रिया हो गया, स्टमक हो गया, आंख नाक कान गला हेयर्स स्किन, ये सारी चीजें कौन बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ब्रेन का बनाना है, तंत्रिका कोशिका बनाना है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें कौन बनाती है, यही सारी चीजें बनाई जाती हैं, इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तीन जनरल लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये तीन जनरल लेयर है, किसके द्वारा बनता है, गैस्ट्रोला के द्वारा बनता है। गैस्ट्रोला फट जाता है, ये जोना पहले सुडा हट गया, ये लंबाई में वृद्धि करने लगे। इस तरीके से पुस्तक में और अच्छे से दिया है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब इस गैस्ट्रोला अवस्था से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बनने के बाद ये जाइगोट के चारों तरफ बिछ जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट से क्या बन जाएगा, एक पूर्ण विकसित शिशु बन जाता है। ठीक है जी, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, निषेचन से लेके निषेचन से लेके 10 सप्ताह तक का जो जाइगोट होता है, ठीक है जी, निषेचन से 10 सप्ताह तक का जो जाइगोट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको भ्रूण बोला जाता है। ठीक है जी, उसको इम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है जी, और 10 सप्ताह से लेके जन्म के पहले तक की अवस्था को फीटस कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, तो निषेचन से 10 सप्ताह तक का बच्चा इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से लेके या 10 सप्ताह के बाद से लेके जन्म के पहले तक का जो बच्चा बनेगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद हमारा बेबी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको देखना है प्लेजेंटा देखना है और भ्रूणीय झिल्लियां देखना है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें हमको देखनी है। ठीक, ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं भ्रूणीय झिल्लियां। ठीक है जी, भ्रूणीय झिल्लियां, एम्ब्रियोनिक विलाई। ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या प्लेजेंटल मेम्ब्रेन, ये हम देखते हैं। ठीक है, हम एक प्लेजेंटा या फीमेल के गर्भ का एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेजेंटा है इस तरीके से। ठीक, इसके अंदर ये हमारा भ्रूण है या यूटेरस है, यूटेरस के अंदर हम इस तरीके से एक बेबी बना लेते हैं। ये हम इस तरीके से बेबी बना लेते हैं, ये इस तरीके से हाथ को ऊपर रखते हैं जी, इस तरीके से बेबी बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा बेबी है। ठीक, दो हेयर बना लेते हैं राजू। ठीक है, ये हमारा बेबी है। ठीक, तो देखिए
जो विलाई का जो फॉर्मेशन होता है, देखो ब्लास्टोसिस अवस्था तक, ठीक है जी, ब्लास्टूला अवस्था तक मारूला हो गया, मारूला के बाद ब्लास्टूला अवस्था तक, जिसमें एंट्रम या गुहा का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टूला अवस्था तक इसको स्वयं के पोषण पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है जी, इसको स्वयं के पोषण पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसको पोषण कौन देता है जी? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है जी, ट्रोफोब्लास्ट पोषण देता है। ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती है वो पोषण देती है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ब्लास्टूला अवस्था तक इसी में ही पोषण होता है, लेकिन जब 8वें दिन के बाद, 7वें दिन के बाद 8वें दिन जब यह प्लांट हो जाता है, किसमें? यूटेरस की दीवार में इस तरीके से प्लांट हो जाता है, ठीक है जी, प्लांट हो जाता है। प्लांट हो जाने के बाद इसमें प्लेजेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेजेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या होने लगता है? क्या होने लगता है जी? आ, गैसीय आदान प्रदान, भोजन, पोषण, ये सारा चीज भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से मिलते रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ये ब्लास्टूला है, ठीक है, ये ब्लास्टूला है, ठीक। ब्लास्टूला के बाहर की जो झिल्ली होती है, ब्लास्टूला के बाहर एक झिल्ली का निर्माण होने लगता है, ठीक है जी, ब्लास्टूला के बाहर एक झिल्ली का निर्माण होने लगता है, जिसको क्या कहा जाता है? कोरियन कहा जाता है, ठीक है जी, जिसको क्या कहता है? कोरियन। अब इस कोरियन में जब इसके संपर्क में आता है तो इसमें क्या होने लगता है? इस तरीके से विलाई बनना चालू हो जाता है, इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है जी, इसको क्या कहता है? कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है जी। अब कोरियन के पाए जाने के कारण ही, ठीक है जी, कोरियन के पाए जाने के कारण ही फीमेल के जो भ्रूण होते हैं उसको कोरियोनिक एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है जी, कोरियोनिक एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक। तो ये कोरियन जो होता है वो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है, प्रथम झिल्ली होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर, ब्लास्टूला के अंदर एक और झिल्ली का निर्माण होना चालू हो जाता है, ठीक है जी, जिसको एमनियन कहते हैं, ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं? एमनियन कहते हैं, ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं? एमनियन, ठीक है। तो ये जो भ्रूण है, अब देखिए ये भ्रूण तो अंदर बनेगा, ठीक है, भ्रूण अंदर बनेगा तो ये हमारा सबसे पहला कौन सा झिल्ली हो गया? एमनियन वाला झिल्ली हो गया, ठीक है जी, एमनियन वाला झिल्ली हो गया, ठीक। अब इसके बाहर, इसके ऊपर कौन सा झिल्ली पाया जाता है? कोरियन झिल्ली पाया जाता है, इस तरीके से ये कोरियन झिल्ली हो गया। कोरियन झिल्ली क्या बनाता है? कोरियोनिक विलाई बनाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये प्लेजेंटा है, ये क्या है जी? तो हमारा भ्रूण का बॉल है, यूटेरस का बॉल है, ठीक है जी, यूटेरस का बॉल है। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या कर लेता है? धीरे धीरे इसके संपर्क में आ जाता है और ये क्या बना लेता है? प्लेजेंटा बना लेता है। क्या बना लेता है? प्लेजेंटा बना लेता है। और यह प्लेजेंटा सीधे सीधे किससे जुड़ जुड़ जाता है? यूटेरस के गर्भनाल से जुड़ जाता है, और इसी के द्वारा इसको पोषण, पोषण हो गया, पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, रक्त मिलेगा, ठीक है, गैसीय आदान प्रदान मिलेगा, इसी के द्वारा यह श्वास लेगा, दुनिया भर की चीजें करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोरियोनिक विलाई हो गया, कोरियोनिक विलाई किसमें बदल चुका है? प्लेजेंटा में बदल चुका है। यही प्लेजेंटा गर्भनाल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया एमनियन, और बाहर की तरफ कोरियन, और एक और झिल्ली होता है जिसको एलेंटॉइस कहते हैं, ठीक है जी, एलेंटॉइस कहते हैं। और इसी गर्भनाल के थ्रू या इसी प्लेजेंटा के थ्रू इस भ्रूण को क्या मिलता रहता है? पोषण मिलते रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ये हमने देख लिया झिल्लियां, तो कितनी झिल्ली पाई जाती है? 3 झिल्लियां पाई जाती है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, ठीक है जी, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, ठीक है। कोरियन, कोरियन के द्वारा कोरियोनिक विलाई का निर्माण होता है, कोरियोनिक विलाई ये आगे जाके किसमें चेंज हो जाता है? इसमें प्लेजेंटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यही प्लेजेंटा गर्भनाल बन जाती है, जिसके द्वारा पोषण वगैरह दुनिया भर की सारी चीजें इसको मिलती है, भोजन, पानी, ये सारी चीजें, श्वसन, गैसीय आदान प्रदान, इसके द्वारा ये इसको मिलते रहता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा? भ्रूणी झिल्लियां। अब भ्रूणी झिल्लियां खत्म होने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? पार्चुरेशन, प्रसव, प्रसव, ठीक है। अब इतनी प्रक्रिया पूरी होने तक लगभग कितने महीने का समय लग जाता है? फीमेल को 9 महीने तक का समय लग जाता है। 9 महीने पूरे होने तक पूरा जो गर्भ होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। इसके गर्भ के अंदर जो भी एम्ब्रियो रहता है वो पूरी तरीके से एक वेल डेवलप्ड शिशु में चेंज हो जाता है। अब चेंज हो जाने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है? फीमेल की बॉडी से क्या करना रहता है? बाहर निकालना रहता है, ठीक है। अब फीमेल का ये जो पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रीजन जो होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके द्वारा किसके द्वारा जी? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ठीक है जी, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। यह रिलैक्सिन हार्मोन इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, जिसकी मदद से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट चौड़ा हो जाता है, और ये बेबी जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है जी। बेबी बाहर आने के साथ साथ अपने जो झिल्लियां होती है, भ्रूणी झिल्लियां, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, इन तीनों को बाहर निकाल देती है, और इसका जो गर्भनाल होता है ये भी बाहर आ जाता है, ठीक है। बाहर आने के बाद इसके गर्भनाल को एकदम स्टरलाइट कैंची से काट दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो उस पे, ठीक है जी, कोई इन्फेक्शन ना हो। इस तरीके से यहाँ पे पार्चुरेशन यहाँ पे संपन्न हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा देख लिया, मॉरूला देख लिया, ब्लास्टूला देख लिया, गैस्ट्रूला देख लिया, फिर 3 जर्म लेयर का हमने निर्माण देख लिया, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने देख लिया झिल्लियां, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने देख लिया पार्चुरेशन कैसे होता है, कौन सा हार्मोन आता है? रिलैक्सिन आता है, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पे आता है।
ठीक, तब इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सोचिए कितना अमेजिंग टाइप का एक क्या है जी, फिनोमिना है, जो हर जीवित जीवों में यह संपन्न होते हैं। जो क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, जो वीवी पेरस होते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है जी, तो जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उनमें ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, ठीक है, गाय हो गया, और अदर जितने भी जीव हैं जो स्तनधारी हैं, उनमें भी इसी तरीके का सारा कुछ पाया जाता है। ठीक है भाई। ठीक, अब हमारा बच गया, क्या बचा है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा हुआ है और मिल्क का फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज बचा हुआ है, इसको हम अलग से कराएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है। ठीक है जी, फीमेल में मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 12 से 16 वर्ष की उम्र में चालू हो जाता है। ठीक है जी, 12 से 16 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म या ऋतु स्त्राव चालू हो जाता है। ठीक है जी, और यह जो होता है वो लगभग 40 से 45 साल तक चलता है। ठीक है जी, 40 से 45 साल तक चलता है। 40 से 45 साल होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको मीनोपॉज कहा जाता है। याद रखेंगे, मीनोपॉज एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है जी, मीनोपॉज, पॉज मतलब रुकना। ठीक है जी, तो मासिक धर्म का रुक जाना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है। और यह 40 से 45 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। ठीक है जी, 40 से 45 वर्ष के बाद यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है। ठीक है जी, इसमें क्या हो जाता है, देखिए अब ओवम जो होता है, ठीक है, अंडाशय से अंडाणु बन चुके हैं, अंडाणु बन चुके हैं तो उसको स्पर्म की आवश्यकता होती है। यदि फैलोपियन ट्यूब में वह पहुंच चुका है, अब स्पर्म का इंतजार करते हैं वो, यदि स्पर्म नहीं आया तो अब वो क्या करेगा, स्पर्म नहीं आता है तो वो क्या करने लगता है, आगे जाने लगता है और फैलोपियन ट्यूब के आगे जाके यूटेरस तक पहुंच जाता है। यूटेरस के इंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है। यूटेरस के इंडोमेट्रियम तक पहुंचने के बाद क्या होने लगता है, इंडोमेट्रियम में वो धंस जाता है। ठीक है जी, धंस जाने के बाद वो फिर से बाहर निकलता है। 3 से 4 दिन में वो फिर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद एक घाव वहां पे बन जाता है। ठीक है, तो वही घाव जो होता है, वही घाव जो होता है उससे रक्त स्रावित होने लगता है और श्लेष्मा का भी स्राव होने लगता है। ठीक है जी, तो यही जो स्राव होता है वह क्या कहलाता है, ऋतुस्राव कहलाता है। ठीक है जी, वही क्या कहलाता है, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो घाव बन चुका है तो घाव को रिपेयर करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा, तो उसमें कितने दिन तक का समय लग जाता है, 15 दिन तक का समय लग जाता है। 15 दिन तक का समय लगने के बाद इधर ओवम तैयार होने लगता है, नया ओव्यूल बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक, तो हम फिर से एक बार बड़ा वाला क्या बना लेते हैं, फीमेल का। फिर से हम बड़ा वाला क्या बना लेते हैं, फीमेल का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये अंडाणु है। ठीक है, ये अंडाणु है, यहाँ पे चला हमारा ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से, इधर ओवम यहाँ पे निकल चुका है। ओवम किसको अटैच करेगा, फिमरी को अटैच करेगा। फिमरी को अटैच करने के बाद ओवम कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, इसको क्या बोलते हैं जी, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना इसको, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद यह किसका इंतजार करता है, स्पर्म का इंतजार करता है। ठीक है, स्पर्म यदि नहीं आता है तो ये धीरे धीरे इधर क्या बताया था हमने, क्या बताया था यहाँ पे, इस तरीके से सीलिया लगा हुआ रहता है, इसके माध्यम से गति गति करते करते कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय की दीवार तक पहुंच जाता है। ठीक है जी, गर्भाशय की दीवार तक यह ओवम जो होता है वो पहुंच जाता है और इसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने के बाद इसके अंदर धस जाता है। अंदर धस जाने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से बाहर निकलता है। जब यह बाहर निकलता है तो इंडोमेट्रियम की दीवार को तोड़ के बाहर निकलता है। जब यह टूटता है तो इसके द्वारा रक्त का स्त्रावन होने लगता है। ठीक है जी, और इस रक्त के स्त्रावन के साथ साथ गर्भाशय की दीवार के द्वारा श्लेष्मा, ठीक है जी, श्लेष्मा का भी स्त्रावन किया जाता है। और यही सारा चीज ये जो मरा हुआ ओम रहता है, ठीक है, ये ओम अंदर जाने के बाद मर जाता है। मर जाने के बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके साथ साथ ब्लड भी आता है। तो ये ब्लड और ये श्लेष्मा और ये मरा हुआ ओवम, ठीक है जी, मरा हुआ ओवम, ठीक है, ये तीनों के दिनों को क्या कर दिया जाता है, ब्लड के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या ऋतु चक्र, ऋतुस्राव कहा जाता है। ठीक है जी, इसी को क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ये क्यों हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन संपन्न नहीं हुआ। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन संपन्न होने के बाद जायगोट बनने तक किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे चलता नहीं है। ठीक है जी, किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे चलता नहीं, क्योंकि ओवम ही नहीं बनेगा तो कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ठीक है जी, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो नए प्रकार के ओवम को बनाने से रोकता है। ये हमने देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ पे काम करती है। ठीक है जी, इस प्रकार से यहाँ पे
सारी चीजें काम करती है। ठीक, अब यहाँ पे एक डेट वाइज देख लीजिए कि क्या क्या होता है। ठीक है जी, डेट वाइज देख लीजिए कि क्या क्या होता है। ठीक, पहला देखिए, यहाँ पे देखो 1 से 4 दिन तक, 1 से 4 दिन तक क्या होता है, ऋतु स्राव होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है जी, फिर आता है 4 से 15 दिन तक, 4 से 15 दिन तक यदि निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है जी, देखो, रुको यार 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, अब 4 से लेकर 13 दिन तक, 4 से लेकर 13 दिन तक पुनः पुनः इसके यूटेरस, क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय में ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, कॉर्पस लुटियम बनने लगता है। ठीक है, तो 4 से 13 दिन तक इसमें ग्रेफेन फॉलिकल परिपक्व होता है, एफएसएच हार्मोन की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से परिपक्व होगा। परिपक्व होने के बाद ओवम पूरी तरीके से बना लिया जाएगा और इस ओवम को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो ओवम होता है वो 14वें दिन में बाहर निकलता है। ठीक है जी, 14वें दिन में बाहर निकलता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। किसके प्रभाव से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से बनता है। 4 से 13 दिन तक ये फिर से तैयारी करता है, ये फिर से तैयारी करता है, और इसी 4 से 13 दिन में क्या होता है, इस गर्भाशय के इंडोमेट्रियम की मरम्मत होती है। क्या होती है जी, मरम्मत होती है। मरम्मत, इसको साफ रखना जरूरी है ना, नया सेल बनाना जरूरी है, इंडोमेट्रियम का नया सेल बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 से 13 दिन में मरम्मत होता है, 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद निषेचन यदि नहीं होता है, ठीक है जी, ओव्यूलेशन के बाद यदि निषेचन हो जाता है तो जायगोट बनता है। ठीक है जी, जायगोट बनता है। ठीक, अब ये 14 दिन हो गया। अब 15 से 19 दिन तक, 15 से 19 दिन तक इसका क्या होने लगता है, निषेचन होने लगता है। ठीक है जी, 15 से 19 दिन तक क्या हो जाएगा, निषेचन होना चालू हो जाएगा। ठीक है जी, निषेचन होना चालू हो जाएगा। ठीक, 20 से 25 दिन तक, 20 से 25वें दिन में क्या हो जाएगा, ठीक, 20 से 25 दिन तक जो निषेचित अंडाणु होगा, ठीक है जी, निषेचित अंडाणु होगा इस तरीके से, निषेचित अंडाणु को कहाँ भेज दिया जाएगा, गर्भाशय में अंतर रोपण कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अंतर रोपण कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है 25 से लेके 28 दिन तक। ठीक है जी, 25 दिन से 28 दिन तक यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को ठीक किया जाता है। ठीक है जी, कॉर्पस ल्यूटियम को ठीक किया जाता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा दिन। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा दिन। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। शुरू के 1 से 4 दिन तक क्या हो जाएगा, ऋतुस्राव होगा। ठीक है, 4 से 13 दिन तक मरम्मत होगा, ओवम जो है वो अंदर जाएगा ना, मरम्मत होगा। मरम्मत होने के बाद 14वें दिन में इधर ओव्यूलेशन की तैयारी होती है, मरम्मत किया जाता है, इधर पुटिका निर्माण की चालू होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, ओवम को फॉर्मेशन करता है। तो ये 4 से 13 दिन में होता है। 13 दिन के बाद 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है, यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है, हाँ हाँ, 15 से 19 दिन में क्या हो जाता है, इधर निषेचन हो जाता है। ठीक है, निषेचन हो जाएगा, निषेचन हो गया तो 20 से 25 दिन में अंतरोपण करना पड़ेगा। ठीक है, अंतरोपण हो गया तो क्या बनना पड़ेगा, कॉर्पस लुटियम को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये सारा का सारा चीज यहाँ पे चलते रहता है। ठीक है जी, ठीक है भाई, अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र हम देखते हैं। ठीक है, दो तरीके से संपन्न हो सकता है। पहला हो सकता है ओवरी, ओवरी में क्या क्या चेंज होगा। ठीक है जी, तो ओवरियन साइकिल इसको बोला जाएगा, ओवरियन साइकिल। ठीक है जी, और दूसरा क्या हो जाएगा, यूटेराइन। यूटेराइन मतलब गर्भाशय की भित्ति में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये यूटेराइन साइकिल कहलाएगा। ठीक है जी, तो देखो, यूटेराइन मतलब गर्भाशय, गर्भाशय मतलब ये वाला लेयर, ये वाला इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये इस तरीके से। ये देखिए शुरू में पतला है, धीरे धीरे करके मोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो यूटेराइन साइकिल में क्या हो जाता है, देखो, पहले इसका लेयर क्या हो जाता है, कम रहता है, इस तरीके से कम रहता है, धीरे धीरे करके इसका लेयर बढ़ने लगता है, बढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर से कम होने लगता है। ठीक है जी, तो हम जानते हैं गर्भाशय के अंदर इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है, ठीक है जी, इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक, ये बात हमको पता है। ठीक है, चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं कि किस तरीके से यह कार्य करता है, किस तरीके से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल दो तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। छोटा छोटा बनाएंगे जी। ठीक है, छोटा छोटा बनाएंगे। एक हो गया हमारा ओवम में जो चलेगा। ठीक है जी, एक होगा ओवम में जो साइकिल चलेगा वो, और एक होगा जो यूटेरस में चलेगा वो, मतलब गर्भाशय की भित्ति में चलेगा वो। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा इसको देख लेते हैं। ठीक, अब हम पहले हम कैसे बनाते थे, डायग्राम को कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना।
इस तरीके से बनाते थे, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे इसको, इसको तिरछा कर देंगे ऐसे, मतलब ये हम यहाँ पे यहाँ पास का ये लेयर बना रहे हैं, ठीक, इस तरीके से कि ऐसा लगा हुआ है, ठीक। तो ये इंडोमेट्रियम का लेयर हम बना रहे हैं, ठीक है जी। ये इंडोमेट्रियम का जो लेयर है उसको हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ओवम हो गया और यूटेरस हो गया, इसको एक दिन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला दिन हो गया, ये ये पहला दिन हो गया, ये पांचवा दिन हो गया, ठीक है। ये 14 दिन हो गया और ये 28 दिन हो गया, ठीक है। इतने में हमको देखना है, क्योंकि क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओवम, यहाँ पे ये ओवम है, एक ओवम में जो चलेगा वो और एक जो यूटेरस में चलेगा वो, ठीक है। तो देखिए यूटेरस की जो इंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम रहता है वो शुरू दिन में ही तैयार रहता है, पहले ही तैयार रहता है, पहले इसका लेयर मोटा होता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं यूटेरस जो है, यूटेरस जो है वो इतना मोटा हो चुका है, यूटेरस जो है वो इतना मोटा हो चुका है पहले दिन में, और यह तैयार है किसी प्रकार से फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आ जाए या ब्लास्टुला अवस्था जो है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है, यह इंतजार करता है कि हाँ अब आएगा, तब आएगा, तब आएगा, ऐसे करके। लेकिन यदि नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका जो लेयर होता है वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है, ठीक है जी। इंडोमेट्रियम का लेयर धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है, और यही 1 से 4 दिन की अवस्था, यही 1 से 4 दिन की अवस्था क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाती है, मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इसी में ऋतु स्त्राव होता है, ठीक है जी। इसी में ब्लड कैप्सूल, श्लेष्मा झिल्ली और जो एग आया था वो, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये सारी चीजें रक्त के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। ये 1 से 5 दिन तक का होता है, ठीक है। 5वें दिन के बाद ये फिर से तैयारी करती है, फिर से इंडोमेट्रियम को तैयार करती है कि हाँ अब मेरा फर्टिलाइज्ड एग आएगा, तब आएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो इसका लेयर फिर से यहाँ पे मोटा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, या मोटा होना चालू हो जाते हैं। अब इस समय हम देखते हैं ओवम में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक। ओवम में क्या हो जाता है, पहले दिन में क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन गया, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल आगे चल के क्या बना लेता है जी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना लेते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, ओवम रहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये भी कितने दिन तक पहुंच जाता है जी, 14वें दिन तक पहुंच जाता है। ये वाला देखिए, ये 14वें दिन का लेयर है। 14वें दिन में इसमें क्या होने लगता है, इसका जो ओवम होता है, इसका जो एग होता है वो फट के बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है जी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवम को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ओवम यदि बाहर आ चुका है तो क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, किसमें चेंज हो जाता है जी, कॉर्पस हेमेरोफिजिकम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और आगे चल के ये पीले रंग का एक पदार्थ बना देता है, ठीक है, घाव युक्त पदार्थ बना देता है, जिसको क्या कहते हैं जी, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है जी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। हमने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हमने क्या काम पढ़ा था कि गर्भाशय की भित्ति या गर्भाशय की भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा डबल ओव्यूलेशन ना हो, ठीक है जी, डबल ओव्यूलेशन ना हो, इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब इस समय इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा मोटा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा मोटा हुआ रहता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता के कारण इसमें बहुत सारे प्रकार के सिक्रेटरी पदार्थ का निर्माण होने लगता है, ठीक है। और ये जो इंडोमेट्रियम होता है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है, ग्रैंडुलर हो जाता है और बहुत सारे प्रकार का स्रावन यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये वाली जो अवस्था होती है, ठीक है जी, ये वाली जो अवस्था होती है इसको सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। सिक्रेटरी फेज मतलब स्त्रावन की अवस्था, ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है, स्त्रावन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की अवस्था को प्रोलिफरेशन अवस्था कहा जाता है, प्रोलिफरेशन अवस्था, प्रोलिफरेशन मतलब पुनः तैयारी की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है वो सिक्रेशन की अवस्था होती है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ओवम में अलग चलता रहता है, ठीक है जी, ओवरी में अलग चलता रहता है, ओवरी हो गई, ठीक है, ओवरी और यूटेरस दोनों में अलग अलग प्रकार का सिस्टम चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्पस लुटियम आगे चल के क्या बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेता है, जो व्हाइट रंग का रहता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है जी, कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेता है, ठीक। ये इसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ये सफेद रंग का हो जाता है, ये याद रखेंगे, ये पीले रंग का होता है, ठीक। कॉर्पस लुटियम पीले रंग का होता है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस सफेद रंग का होता है, ठीक है जी, कॉर्पस एल्बिकेंस सफेद रंग का होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए फॉलिकल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, फॉलिकल बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। इस वजह से यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है उसको फॉलिक्यूलर फेज कहा जाता है, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है जी, फॉलिक्यूलर फेज इसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए कॉर्पस लुटियम अधिकतर सक्रिय है ना, ठीक है, इस वजह से इसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है जी, याद रखेंगे, ल्यूटियल फेज इसको कहा जाता है, ठीक। इसी को प्रोस्ट्रस, यहाँ से यहाँ तक प्रोस्ट्रस, यहाँ से यहाँ तक मेटास्ट्रस, फिर डाइस्ट्रस, फिर एनिस्ट्रस में बांट दिया जाता है, ठीक है जी, एनिस्ट्रस में बांट दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया।
जो फीमेल की बॉडी के अंदर चलते रहता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। इंडोमेट्रियम पूरी तरीके से तैयार है, ओवम आना चाहिए, फर्टिलाइज्ड एग आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता है, तो इंडोमेट्रियम धीरे धीरे टूट के गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है और यही रक्त के रूप में बाहर निकलते लगता है। ठीक है, तो 1 से 4 दिन तक की जो अवस्था होती है वो मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जी अवस्था कहलाता है। ठीक है, जिसमें रक्त को बाहर निकाला जाता है। ठीक, ये यूटेरस में हो रहा है, लेकिन ओवरी में क्या होगा, यहाँ पे फॉलिकल बनना चालू हो जाता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे क्रियाशील रहता है। ठीक है जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे क्रियाशील रहता है, इसलिए यहाँ पे फॉलिकल बनना चालू हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फिर 14वें दिन में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, 14वें दिन में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। यहाँ तक की अवस्था क्या कहलाती है, प्रोलिफरेशन अवस्था कहलाती है, क्योंकि इंडोमेट्रियम पुनः तैयार होने लग जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, इंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, पुनः तैयार होने लग जाता है। ठीक, अब इसके बाद अंडोसर्ग हो गया, तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिर से स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम की लेयर को बनाए रखते हैं, डबल ओव्यूलेशन ना हो इसका ये ध्यान रखता है। ठीक है, और इस समय ये जो इंडोमेट्रियम होता है वो पूरी तरीके से तैयार रहता है कि फिर से कोई फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आ जाए। इस वजह से बहुत ज्यादा सिक्रेशन करता है, ग्रैंड्युलर एपिथेलियम बना लेता है, सिक्रेशन कर लेता है, इस वजह से इसको सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा एफएसएच हार्मोन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल हम देख लेते हैं, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे फॉलिकल बनना चालू होता है ना, फॉलिकल बनना चालू होता है तो क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो ये हार्मोन जो होगा वो दो तरीके से काम करेगा। ठीक, एक होगा ओवरी में। ठीक है जी, एक होगा ओवरी में, ओवरी में हार्मोन का लेयर कैसा होगा, और एक हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी के द्वारा। ठीक है जी, पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक, तो देखिए ओवरी में फॉलिकल बनेंगे ना, ओवरी में फॉलिकल बनेंगे तो ओवरी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। ठीक है जी, ओवरी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। ठीक, यह एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है, ये एफएसएच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा, किसने दिया, एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक है जी, एस्ट्रोजन ने ओवरी का एस्ट्रोजन, ठीक है, ओवरी का एस्ट्रोजन पिट्यूटरी को क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, क्योंकि ओवरी में क्या बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है ना इस तरीके से। तो ओवरी का एस्ट्रोजन जो होता है वो फॉलिकल्स बनाते हैं, फॉलिकल की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एफएसएच और एलएच दोनों की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर से देखें ओवरी, देखिए ओवरी का चित्र यहाँ है ना, लेकिन ओवरी हमने नीचे लिखा है। ओवरी में क्या बनते हैं, बहुत सारे फॉलिकल बनने चालू हो जाते हैं, इन्हीं फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, हमने बताया था। तो ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, ये हमने देखा था। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है, और पॉजिटिव फीडबैक लेने की वजह से पिट्यूटरी जो होता है वो एफएसएच और एलएच हार्मोन को अत्यधिक मात्रा में रिलीज करता है। ठीक है, अब एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज करने का क्या काम होता है, क्योंकि ये जो बना हुआ है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये बनता ही रहे। ठीक है जी, बनने की वजह से जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई पे रहता है, एकदम हाई पॉइंट पे रहता है, इसको एलएच सर्ज कहा जाता है, याद रखेंगे, एलएच सर्ज कहा जाता है। और ये कौन से दिन में होता है जी, देखिए 14वें दिन में ये होता है। ठीक है जी, 14वें दिन में यह होता है। ठीक, तो 14वें दिन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अधिकता होने के कारण अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है जी, अब जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये फिर से एस्ट्रोजन आ जाता है, फिर से प्रोजेस्टेरोन आ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हमने देखा कि गर्भाशय की भित्ति को बनाता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है, अब यह जो एस्ट्रोजन है वो फिर से किस में स्रावित होगा, ओवरी में स्रावित होता है, तो इसका लेवल यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन है। अब ये एस्ट्रोजन इसको क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक देता है कि अब हमको एफएसएच और एलएच हार्मोन की अधिकता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि सिक्रेटरी फेज आ गया तो एफएसएच और एलएच हार्मोन को क्या करेंगे हम। ठीक है, तो इस समय एलएच हार्मोन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और एफएच हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इस एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ठीक, एक बार एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है तो एफएसएच और एलएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि फॉलिकल्स बनाने हैं और ओवरी को तोड़ना है। ठीक है जी, तो इसलिए अधिकता हो जाती है। अब इधर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं ना ओवरी में, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है, क्योंकि अब हमको एस्ट्रोजन, अब हमको एफएसएच और एलएच हार्मोन की अधिकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो क्या करता है, इसके लेवल को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो आप लोग परीक्षा बोध पढ़ते हैं या परीक्षा सार पढ़ते हैं उसके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे।
ठीक है, ताकि आप जब परीक्षा बोर्ड या परीक्षा साल को पढ़े तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, ये हम एक नई सीरीज तैयार कर रहे हैं ताकि जब आप इसकी तैयारी करें तो आपको वो सारा चीज एक बार में ही समझ में आ जाए और सारा का सारा चीज यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।